नमस्कार दोस्तों। बच्चे का एग्ज़ाम में अच्छा न करना, पढ़ाई में मन न लगना, चिड़चिड़ापन, मुंह लगे जवाब देना, मनमानी करना आज एक कॉमन प्रॉब्लम बन गया है। यह लगभग हर घर की ही कहानी है। दोस्तों, आपने अक्सर यूट्यूब पर कई फाइनेंशियल प्लानर्स को सुना होगा जो बताते होंगे कि पैसे कैसे बचाएं और कहाँ ग्रो करें। परंतु बहुत कम लोग यह बताते हैं कि आपका सबसे बड़ा एसेट आपका अपना बच्चा है। जी हाँ, आपका बच्चा एक 20 साल का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है जो आपके लिए एसेट भी बन सकता है और बहुत बड़ी लायबिलिटी भी। आज के इस युग में, खास करके इंडिया में, जहाँ पे कंपटीशन का दौर है, हर जगह कंपटीशन चल रहा है, चाहे वो नौकरी हो या बिजनेस हो। आज बहुत ज़रूरी है कि आपका बच्चा कंपटीशन फेस करने के लिए तैयार रहे। दोस्तों, यह समझना बहुत ज़रूरी है कि क्लासरूम में कुछ बच्चे तो बहुत अच्छा करते हैं और कुछ बच्चे अच्छा नहीं करते। इसके पीछे रीज़न आखिर क्या हो सकता है? देखिए, टीचर्स वही आते हैं, पढ़ाते वही हैं, स्कूल वही होता है, एनवायरनमेंट वही होता है, बट उसी क्लास में कुछ बच्चे अच्छा करते हैं और कुछ बच्चे अच्छा नहीं करते। इसको डीपली समझने की ज़रूरत है। और इसी को समझने के लिए 2 रिसर्चर्स, जिनका नाम थॉमस एंड चेस था, उन्होंने कई क्लासरूम्स में अपना एक सर्वे किया। उस सर्वे में जो रिज़ल्ट निकला, वो कुछ इस तरीके का था। बच्चे बेसिकली 3 तरीके के होते हैं। पहली कैटेगरी है ईज़ी किड। ये बच्चे ऐसे होते हैं जिनको देखकर ऐसा लगता है कि ये जन्मजात अच्छे हैं, एक्टिव हैं, खुश रहते हैं। जो पढ़ाया जाए उसको शांति से समझते हैं, सीखते हैं और रिज़ल्ट्स भी बहुत अच्छा अच्छा करते हैं। इनके माँ-बाप बहुत ही खुश रहते हैं कि उनका बच्चा बहुत ही तेज़ है और टीचर्स भी इन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। सेकंड कैटेगरी है स्लो टू वार्म। ये एवरेज किस्म के लड़के होते हैं, 65, 70, 75% लाने वाले। बहुत अच्छा भी नहीं करते, बहुत ख़राब भी नहीं करते और इनके माँ-बाप को भी लगता है कि चलो बहुत अच्छा नहीं कर रहा है, लेकिन बहुत ख़राब भी नहीं कर रहा है। और जो थर्ड कैटेगरी है, वो है डिफ़िकल्ट किड कैटेगरी। डिफ़िकल्ट किड कैटेगरी वो बच्चे होते हैं जो स्वभाव से चिड़चिड़े, ज़िद्दी, पढ़ने लिखने में मन ना लगना, अपनी मनमानी करना, आदतें अच्छी नहीं होती हैं, जैसे सोने की आदत, जागने की आदत, खाने की आदत इर्रेगुलर रहती है। ऐसे स्टूडेंट्स के ऊपर जो क्लास के टीचर्स होते हैं, वो अपना समय बर्बाद नहीं करते, उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, क्योंकि उनको पता है कि इनके ऊपर अगर ज़्यादा ध्यान देंगे तो उनका क्लास का समय ख़त्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, इसलिए इनके ऊपर ध्यान कम देते हैं। इस पिक्चर से एक डिफ़िकल्ट किड बच्चे का माइंडसेट आप समझ सकते हैं। वो ठीक से सुनेंगे नहीं, आपकी बात को सुनते नहीं हैं, बातें इग्नोर करते हैं और अगर इरिटेट हो जाए तो चिल्ला कर पलट कर जवाब देते हैं। इनको पढ़ने में मन नहीं लगता, ये जब चाहेंगे तब पढ़ेंगे और जो चाहेंगे वो करेंगे। ऐसे बच्चे जिस घर में होते हैं, उस घर का माहौल कुछ इस तरीके का हो जाता है। माँ अपने बच्चे के ऊपर चिल्लाती है, बच्चा पलट कर जवाब देता है, बच्चा जो चाहता है वो खाता है और जो आप देंगे वो खाएगा नहीं। पापा ऑफिस से जब घर आते हैं तो नाराज़ रहते हैं, ऑफिस की सारी टेंशन अपने बच्चे के ऊपर निकाल देते हैं और तब शुरू होता है घर में ईगो क्लैश। इस पिक्चर से आप समझ सकते हैं कि घर का सिचुएशन कैसा हो जाता है जब ईगो क्लैश आपस में होती है। किसकी? पेरेंट्स की और बच्चों की। देखिए, बच्चों में ईगो स्टेट बहुत हाई होता है और पेरेंट्स में तो होता ही है। और जब ये क्लैश हो जाता है, तू मैं और खींचातानी वाली बात हो जाती है कि मैं ना हारूँगा, ना मैं तुझे जीतने दूँगा। उस सिचुएशन में घर का माहौल बहुत ख़राब हो जाता है। आप खुद फ़ील करते होंगे, शाम के वक़्त घर का माहौल बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है। किसी चीज़ में, किसी काम में मन नहीं लगता, चाहे वो टीवी देखना हो या बच्चों के साथ बात करना हो या हस्बैंड्स के साथ बात करना हो, मन नहीं लगेगा। घर में एक निगेटिविटी सी फैल जाती है और इस माहौल में आप बच्चे से उम्मीद नहीं कर सकते कि वो बच्चा अटेंटिव होगा, वो डिसिप्लिन्ड होगा और अपने गोल्स, अपने एग्ज़ाम के गोल्स के प्रति वो समर्पित होगा। आप ये उम्मीद नहीं कर सकते। ईगो क्लैश जिस घर में होता है, वहाँ के बच्चे चिड़चिड़े होते हैं, या फिर उल्टा अगर कहें कि जहाँ घर में बच्चे और बड़े चिड़चिड़े होते हैं, वहाँ पे ईगो क्लैशेस होंगे और घर में नेगेटिव एनर्जी आ जाएगी और उस घर का सिचुएशन ऐसा ही होगा। तो क्या आपका बच्चा ही एकमात्र ऐसा बच्चा है जो क्लास में इस कैटेगरी का है? एक और सर्वे हुआ और उसमें ये पाया गया कि अगर क्लास में सपोज़ 50 बच्चे हैं, तो उस 50 में से 8 बच्चे ईज़ी किड कैटेगरी वाले होते हैं, जो अच्छे होते हैं, अच्छा नंबर लाते हैं और 34-35 बच्चे एवरेज कैटेगरी वाले होते हैं, यानी स्लो टू वार्म कैटेगरी वाले। और उन उसी क्लास में 8-10 बच्चे ऐसे होते हैं जो डिफ़िकल्ट किड कैटेगरी वाले बच्चे होते हैं। ये बच्चे सेम सेम नेचर के होते हैं, चिड़चिड़े होते हैं, इनकी आदतें अच्छी नहीं होती और ये क्लास में एक साथ बैठते हैं, यानी कि पिछली बेंच पे बैठते हैं और टीचर्स इनके ऊपर तो वैसे भी ध्यान नहीं देते और ये क्लास में अपनी लॉबी बनाकर चलते हैं और वो निगेटिविटी आपस में फैलाते रहते हैं। ये समझने वाली बहुत ज़रूरी बात है।
तो ये बात तो दिमाग में डालिए कि आपका बच्चा उसके क्लास में एकमात्र ऐसा बच्चा नहीं है जो इसकी आदतें ऐसी हैं। तो दोस्तों, यहाँ से शुरू होता है एक सफ़र जो पुअर परफॉर्मर से हाई परफॉर्मर की ओर लेकर जाता है, एक सफ़र जो फेलियर से सक्सेस की ओर लेकर जाता है। और यह सब संभव है। मेरे साथ बने रहिए। इस पूरे वीडियो में मैं आपको बहुत ही साइंटिफिक तरीका बताऊंगा, जिससे आपके बच्चे के ऊपर बहुत ही शानदार असर होगा। आप देखेंगे कि 3 से 4 महीने के अंदर आपका बच्चा बदला बदला हुआ फील होगा और आपको खुद बहुत अच्छा लगेगा कि अचानक इस बच्चे के साथ क्या हो गया। मेरे साथ बने रहिए, मैं प्रूफ के साथ दिखाऊंगा आपको। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक वर्ल्ड फेमस कॉन्सेप्ट है, इसको बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड। इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सबकॉन्शियस माइंड क्या है। दोस्तों, अपने दिमाग के 2 भाग होते हैं, एक होता है कॉन्शियस माइंड और दूसरा होता है सबकॉन्शियस माइंड। अब इसको ज़रा डिटेल में समझते हैं। मान लीजिए आप एक कार है जिसको आप पहली बार चला रहे हैं। आपको पता नहीं है कि गियर कब चेंज करना है, आपको पता नहीं है कि एक्सेलरेटर कब लेना है या ब्रेक कब दबाना है। जो काम आप पहली बार करते हैं, आप उसमें डरे डरे रहते हैं और ब्रेक गियर्स लगाने के लिए भी आप सोचते हैं। तो इस समय जब आप वो काम पहली बार कर रहे हैं, तो आपका जो चेतन दिमाग है, एक्टिव माइंड है, वो काम करता है। लेकिन अगर आपको कार चलाते हुए एक अरसा बीत गया है, सपोज़ 5 साल हो गए, आपने हज़ारों किलोमीटर कार चला ली, तो आप बिल्कुल भी नहीं सोचते कि गियर कब चेंज करना है, ब्रेक कब दबाना है, क्लच कब दबाना है, वो ऑटोमेटिकली होते चला जाता है। आपने कभी ये सोचा है कि अपने घर से ऑफ़िस जाते हैं तो दायाँ-बायाँ कब मुड़ना होता है? ये दिमाग आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती। अपने आप दायाँ मुड़ जाते हैं, अपने आप बायाँ मुड़ जाते हैं और ये होता चला जाता है। ये होता है सबकॉन्शियस माइंड का कमाल। सबकॉन्शियस माइंड एक लॉन्ग टर्म मेमोरी है। स्टोर्ड बिलीफ्स हैं, विश्वास है, दिमाग के अंदर का एक विश्वास है, आपकी आदतें हैं, आपके अपने एक्सपीरियंसेस हैं जो लंबे समय से चलते आपके दिमाग के अर्धचेतन भाग में, सबकॉन्शियस माइंड में वो फिट बैठ गया है। और जब आप उस जगह पे, उस सिचुएशन पे आते हैं, तो वो दिमाग अपने आप बताता है पीछे कि यहाँ से दायाँ मुड़ना है, यहाँ से बायाँ मुड़ना है, यहाँ से आगे नहीं जाना है। ये है पावर सबकॉन्शियस माइंड का। सबकॉन्शियस माइंड अगर मान लेता है कि मैं टॉप हूँ, तो दिमाग उसको ये बोलता है शरीर को कि हाँ, तू टॉपर है। अगर दिमाग ये बोल देता है कि नहीं, तू फेलियर है, तो बच्चा भी या बड़ा भी ये समझ लेता है कि मैं तो फेल करूँगा ही। सबकॉन्शियस माइंड का यहाँ पे बहुत बड़ा खेल है और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अब इसको दूसरे तरीके से समझें तो अपना दिमाग एक लाइब्रेरी है, जिसमें कई तरीके की किताब हैं और कई सारे चैप्टर्स हैं। और ये जो चैप्टर्स हैं वो अच्छे बुरे ख़यालातों से भरे हुए हैं। हमारा जो एक्सपीरियंसेस है, हमारी जो आदतें रही हैं बचपन से, जो हम करते आ रहे हैं, वो हमारे दिमाग की किताब में छप जाता है। और जब सेम सिचुएशन सामने आता है, तो दिमाग हमारा वो किताब का वही चैप्टर सामने खोल कर ला कर रख देता है और बताता है कि इस सिचुएशन में तुमको क्या एक्ट करना चाहिए। और हमारे इमोशंस और हमारे एक्शंस उसी चैप्टर पे डिपेंड करते हैं। अब ज़रा इसको बच्चे के पर्सपेक्टिव से समझते हैं। एक बच्चा जो 3-4 साल का है, वो स्कूल जाना शुरू करता है। स्कूल में उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहता, टीचर्स उसे पसंद नहीं करते, लगभग हर एग्ज़ाम में उसका रिज़ल्ट उतना अच्छा नहीं आया है, यहाँ तक कि किसी-किसी एग्ज़ाम में वो फ़ेल भी हुआ है। घर में वो रिज़ल्ट लेकर आता है, उसके पापा और उसके मम्मी उसे डाँटते हैं। उसके फ्रेंड्स उससे ठीक से बातें नहीं करते और बार-बार फ़ेल, फ़ेल, फ़ेल या फेलियर है तुम कहना शुरू कर देते हैं। ऐसे बच्चों के दिमाग में जो किताब है, उसके कई सारे पन्ने फेलियर्स से भरे हुए हैं। और ये फेलियर्स वाले जो पन्ने हैं, उस समय खुलते हैं जब वो सिमिलर सिचुएशंस में आता है, जैसे कि एग्ज़ाम में। जैसे ही एग्ज़ाम आने वाला होता है या वो कोई टेस्ट देने वाला होता है, दिमाग का वही किताब और वही पन्ना सामने आता है और वो उसको बोलता है कि देख, तू पिछले एग्ज़ाम में फ़ेल किया था। तो यहाँ पे ज़रूरत है आपको अपने बच्चे के बिलीफ सिस्टम पे काम करने का। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि उस बच्चे के दिमाग की किताब में कई सारे बुरे पन्ने आ गए हैं। अब ये वक्त है उसके किताब में अच्छे पन्ने जोड़ने का, कि जब वो सिमिलर सिचुएशन में वापस आए तो वो एक आत्मविश्वास के साथ जागे, आत्मविश्वास के साथ खड़ा हो। और अच्छे पन्ने जोड़ना आसान काम है, ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको तरीका सिखाता हूँ। और उसका बिलीफ सिस्टम, उस बच्चे का बिलीफ सिस्टम कुछ इस तरीके का हो जाता है। उसको पता है कि एग्ज़ाम आएगा तो वो फ़ेल करना है, उसका नंबर अच्छा नहीं आना है, मम्मी-पापा डाँटने वाले हैं, उसके दिमाग में वो सारा चीज़ घूमने लग जाता है।
तो बच्चे का बिलीफ सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो उसने अपने पुराने एक्सपीरियंसेस से, जैसे कि अगर वो आपका बच्चा 10 साल का है तो पिछले 5 या 6 साल का जो उसके लाइफ का एक्सपीरियंसेस है वो उसका बिलीफ सिस्टम बन जाता है और वो उसके सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाता है। और जब सेम सिचुएशन सामने आता है तो वो उसी हिसाब से बिहेव करता है। तो अब यहाँ पे ज़रूरत है आपको अपने बच्चे के बिलीफ सिस्टम पे काम करने का। देखिए, बिलीफ सिस्टम पे काम करना बहुत ज़रूरी है। उसके दिमाग में जो बुरे ख़यालात हैं, जो बुरे चैप्टर्स हैं, ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि उसके दिमाग के सबकॉन्शियस माइंड में कुछ अच्छे पन्ने जोड़े जाएँ। उस अच्छे पन्नों को जोड़ने का तरीका मैं आपको बताऊँगा, बहुत आसान तरीके में बताऊँगा, मेरे साथ बने रहिए। लेकिन दिमाग में कुछ बातें बैठानी बहुत ज़रूरी है। विश्वास बदलना, बिलीफ बदलने में समय लगता है, ओवरनाइट जर्नी नहीं है। आपको पेशेंस रखना होगा, आपके बच्चे आपका समय-समय पे पेशेंस चेक करेंगे। और रेडी रहना होगा आपको अपने अपने अंदर कुछ बदलाव के लिए। कुछ बदलाव आपको अपने अंदर भी करना पड़ेगा और इसके लिए आपको बदलाव के लिए तैयार रहना होगा। याद रखिए, आपका बच्चा सिर्फ़ आपकी ज़िम्मेदारी है, किसी और का नहीं। तो पहला स्टेप एक तरीके का एक्सपेरिमेंट है, जो आपको अपने बच्चे के ऊपर करना है और 1 महीने तक लगातार करना है। जब आपका बच्चा सोने जाता है, तो सोते समय बच्चे का सबकॉन्शियस माइंड सबसे तेज़ चलता है। उसे पुरानी बातें याद आती रहती हैं सोने के समय। ये सबके साथ होता है, आपके बच्चे के साथ भी होता होगा। आपको उस बच्चे के पास जाकर उसकी अच्छाइयाँ बतानी हैं, जैसे कि तुम दुनिया के सबसे अच्छे बच्चे हो, तुमसे अच्छा कोई नहीं है, हम सब तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। तुम क्लास के सबसे अच्छे बच्चे हो, तुम्हारा कंसंट्रेशन पावर बहुत अच्छा है और हो सके तो दिन का एक आध एग्जाम्पल, अच्छा वाला एग्जाम्पल भी उसके सामने कोट करके देखिए। ये 1 महीने तक आपको करना है और मेरा विश्वास कीजिए, आपका बच्चा शुरू में बहुत इरिटेट होगा, 2-4 दिन, 5 दिन, बट 10 या 15 दिन के बाद वो एक्सेप्ट करना शुरू कर देगा कि हाँ, मैं अच्छा बच्चा हूँ। मेरे मम्मी-पापा अगर ऐसा बोल रहे हैं तो वो गलत नहीं बोल रहे हैं, मैं वाक़ई में अच्छा हूँ और यही काम अपने को करना है। 1 महीना लगातार कीजिए दोस्तों। सेकंड स्टेप है कि जब आपका बच्चा स्कूल जाता है, तो मुझे पता है आप उस समय बहुत व्यस्त रहते हैं, खुद ऑफ़िस जाते रहते हैं या अगर आप औरत हैं तो आपके ऊपर बहुत तरह की ज़िम्मेदारी सुबह-सुबह रहती है। बट एट लीस्ट जब आपका बच्चा स्कूल जाने वाला रहता है, तो आप उसे एक पॉज़िटिव स्माइल दीजिए, झूठ-मूठ का दीजिए, लेकिन दीजिए ज़रूर और उससे 2-3 अच्छी बातें कीजिए, जैसे कि अच्छे से पढ़ना, अच्छे से लिखना और अपने टीचर्स का रिस्पेक्ट करना। ये दिल से आपकी बातें आनी चाहिए। लगातार ये करना है आपको, लगातार अच्छी बातें उसके दिमाग में फिट होनी चाहिए। और जब आपका बच्चा स्कूल से वापस आता है तो याद रखिए वो एक आज़ाद पंछी होता है। जब वो घर आता है तो उसकी आज़ादी मत छीनिए। उसे ऐसा फ़ील नहीं होना चाहिए कि वो एक जेल से निकल के दूसरे और भी बड़े जेल में आ गया है। वो जो चाहता है करने दीजिए। टीवी देखने माँगता है, टीवी दे दीजिए। मोबाइल माँगता है, मोबाइल दे दीजिए। वो कुछ खेलना चाहता है, उसे खेलने दीजिए। वो ऐसा फ़ील करे कि हाँ, मैं आज़ाद हुआ हूँ, तो मैं अच्छे जगह पे आया हूँ, मैं फिर से गुलाम नहीं हो गया। तुरंत उसकी डायरीज़ मत चेक कीजिए, तुरंत उसके कंप्लेंट्स मत चेक कीजिए। डेढ़ घंटा, 2 घंटा उसे करने दीजिए अपने मन का जो करना चाहता है। इससे उसका दिमाग हल्का होगा और वो आपके क्लोज़ आएगा। अगला स्टेप सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। देखिए, कोई भी अचीवमेंट आपके लिए बड़ा हो सकता है, आपके लिए छोटा हो सकता है, लेकिन बच्चे के लिए चाहे कितना भी छोटा अचीवमेंट हो, उसके लिए वो बहुत बड़ा बन सकता है। आप उसके छोटे-छोटे अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करना शुरू कीजिए। जैसे कि ड्राइंग में अगर वो थर्ड करता है, तो उसके लिए भी उसको कुछ गिफ्ट दीजिए, उसको कुछ इनाम दीजिए। अगर वो दौड़ में फोर्थ आता है, उसके लिए भी सेलिब्रेशन कीजिए। अगर वो कुछ किसी एग्ज़ाम में थोड़ा बहुत भी अच्छा कर गया तो उसके लिए सेलिब्रेशंस बहुत ज़रूरी है और ये सेलिब्रेशंस फ्रीक्वेंटली होनी चाहिए। फ्रीक्वेंटली आपको वो सेलिब्रेशंस कंटिन्यू करना है। कुछ भी अचीव करे, सेलिब्रेट कीजिए। बहुत खर्चा नहीं करना है। उसे टॉफ़ी दे दीजिए, चॉकलेट दे दीजिए, कोई छोटा-सा गिफ्ट दे दीजिए जो वो चाहता हो। बट उसके हर एक अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करना बहुत ज़रूरी है। याद रखिए, व्हाट इज़ स्मॉल टू यू मे बी ह्यूज टू देम। नेक्स्ट स्टेप ये है, इस पिक्चर से आप क्लियरली समझ सकते हैं। घर में जो माहौल होता है ना, ख़ास करके जो औरतें होती हैं या जो बड़े बुजुर्ग होते हैं घर में, वो बच्चों को अक्सर ना बोलते हैं। हर चीज़ में ना बोलते हैं। कुछ भी करें ना बोलते हैं। और घर में ये सिचुएशन लगभग हर किसी के घर में आता है। मेरे घर में भी ये सिचुएशन आता है जब बच्चों को केवल ना बोला जाता है। और ये नो शब्द उनके दिमाग में फिट कर जाता है कि कुछ भी करे ये तो ना ही बोलता है। तो और दूसरी बात ये है कि बच्चे इसको बहुत अपने ईगो में लेते हैं, तो फ्रीक्वेंटली ना बोलने की कोशिश मत कीजिए। अगर आप उसको पढ़ा भी रहे हैं और अगर वो कुछ करना चाह रहा है, वो पानी पीना चाह रहा है या खेलना चाह रहा है 10 मिनट, अगर उसको ना बोलिएगा ना बार-बार तो वो इरिटेट हो जाएगा। अगर वो 5 मिनट का ब्रेक माँग रहा है तो उसको दे दीजिए, हाँ, जा ब्रेक है, जा कर ले। 2 मिनट के लिए माँग रहा है, जा कर ले। उछलना चाह रहा है, जा 4 बार उछल ले। ये करना ज़रूरी है, बार-बार ना नहीं बोलना है। नो बोलना है, नो कमांड तो बच्चे को सिखाना ही है, बट फ्रीक्वेंटली नहीं बोलना है। जो माँगे बीच-बीच में उसका वो
मुराद पूरा करते रहिए। सिक्स्थ स्टेप है स्टडी टाइम। स्टडी टाइम को फिक्स करना है, जैसे रात को 8 से 10, 9 से 11, 7 से 9, ये आप पे डिपेंड करता है और ये आपको फिक्स करना है। वो स्टडी टाइम अगर 8 से 10 है सपोज़, तो उस 8 से 10 में आपको और आपके बच्चे को सिर्फ पढ़ाना है और उसको पढ़ना है। उसके पास मोबाइल नहीं होनी चाहिए, उसके पास टेलीविज़न नहीं होना चाहिए, उसके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जिससे उसका माइंड डाइवर्ट हो सके तो उसके आसपास पढ़ाई का माहौल बनाइए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर पापा बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो वो पढ़ाते समय मोबाइल ना देखें। अगर मम्मा वहीं पे बैठी हैं तो कोई किताब पकड़ लें, मैगज़ीन पकड़ लें या कुछ भी पकड़ लें। आपके बच्चे को ये समझ में आना चाहिए कि ये समय घर में हर लोग पढ़ता है, शांति होती है इस घर में, ये पढ़ाई का ही समय है। ये कंटिन्यू करना है। 1-2 दिन में आप भी एडजस्ट नहीं हो पाओगे, आपका बच्चा भी एडजस्ट नहीं होगा। ये प्रैक्टिस की चीज़ है। उसको समझ में आ जाना चाहिए कि ये 2 घंटा घर में पढ़ाई का समय है, यहाँ पे खेल-कूद और मस्ती का कोई चांसेस नहीं है। ये उसके समझ में आ जाना चाहिए और ये करना आसान नहीं है, मैं समझ रहा हूँ। इंस्टेंट एक्सपेक्टेशंस बच्चे से नहीं रखना है। इस समय जब आप उसको पढ़ा रहे हैं तो आपको पेशेंस बना कर रखना है और इस पेशेंस को कंटिन्यू करना है। याद रखिए, ये 2 घंटा वो मोस्ट प्रेशियस टाइम है उसके लाइफ के लिए। अगला स्टेप बहुत सिंपल स्टेप है। पिछले कई सालों का आप उसका रिज़ल्ट निकालिए, आप ऑब्ज़र्व कीजिए। ये देखिए कि किस सब्जेक्ट में आपका बच्चा पढ़ाई में थोड़ा-सा अच्छा है। जैसे इस केस में आप देख सकते हैं कि मैथ्स में ये बच्चा 64 मार्क्स ला रहा है, इंग्लिश लिटरेचर में 57 मार्क्स ला रहा है। मतलब ये मान के चले कि ये बच्चा मैथ्स और इंग्लिश लिटरेचर में थोड़ा-सा अच्छा है, बहुत अच्छा नहीं है, थोड़ा-सा अच्छा है। तो यहाँ पे जो थंब रूल है, रूल ऑफ थंब, याद रखिएगा। आपको इन 2 सब्जेक्ट्स में, जिस सब्जेक्ट में आपका बच्चा सबसे अच्छा है फ़िलहाल, उसमें ज़्यादा समय देना है। वो अगर 60-65 नंबर ला रहा है तो आपको ध्यान देना है कि अगले 4 महीने में, 6 महीने में आपका बच्चा इसमें 80-85 नंबर लाने लगे और हो सके तो 90-95 करवा दीजिए। सारे सब्जेक्ट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ ये 1 या 2 सब्जेक्ट, इस पे ध्यान ज़्यादा दीजिए, एक्स्ट्रा ट्यूशन्स लगा दीजिए, आप ज़्यादा पढ़ाइए इसमें और ध्यान रहे अगर मार्क्स अच्छा आ जाए, 80 टू 90 मार्क्स लाने लग रहा है, तो जो मिरेकल्स की मैं बात कर रहा हूँ ना, ये आप खुद फ़ील करेंगे। आप खुद फ़ील करेंगे। इसको आज़मा के देखिए। ध्यान रहे, ये सारे स्टेप्स ज़रूरी हैं आपके बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड वाले बुक में अच्छी यादें डालने के लिए। अगर उसके दिमाग के किसी कोने में अगर ये बैठ गया कि अगर वो मैथ्स में अच्छा है या इंग्लिश लिटरेचर में अच्छा है, तो वो उसके दिमाग में जादुई असर करेगा और जभी भी एग्ज़ाम देने जाएगा तो उसके दिमाग में वही पन्ना सामने खुल कर आएगा कि नहीं, वो अच्छा कर सकता है वो अच्छा, और वो इस पिक्चर से आपको समझ में आएगा। देखिए, आपका सबकॉन्शियस माइंड अगर ये मान लेता है कि आप अच्छे हो, तो आपको वो रियलिटी में अच्छा बनाकर रख देता है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो आपकी यादें हैं, वो आपके इमोशंस को पैदा करती हैं, आपके एक्शंस को पैदा करती हैं और वही काम करता है और वही आपको अपने बच्चे के साथ करना है। करके देखिए, मेरा यकीन कीजिए, आपके बच्चे में गज़ब का बदलाव आएगा 3 से 4 महीने में, मात्र 3 से 4 महीने में। याद रहे दोस्तों, धीरे जाइए, पेशेंस रखिए, इसमें समय लगेगा, लेकिन आपके बच्चे में जादुई सुधार आएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, अगर आपकी थोड़ी-सी भी वैल्यू बढ़ी है, आपको लगता है कि ये वीडियो आपके बच्चे के लिए कारगर सिद्ध होगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली बार मैं बच्चे के कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाने के लिए कुछ स्टेप्स लेकर आऊँगा। आसान स्टेप्स, 1 महीने का स्टेप्स, और आपके बच्चे में कंसंट्रेशन पावर गज़ब का बढ़ेगा। थैंक यू, धन्यवाद।